हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। अपना जो हमें 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं उसका चौथा पार्ट लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल आयोग ने अपनी साइट पे घोषित किया है कि यूपी पीसीएस 2023 की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के तीसरे हफ्ते में आ जाएगा। तो ये फरवरी स्टार्ट ही है, तो आप मानिए कि 20 तारीख के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा और जो इसका एग्ज़ाम है वो 14 मई को होगा। तो बहुत ज़्यादा समय अपने पास बचा नहीं है। आप सब लोग तैयारी में, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस 2023 में बैठना चाहते हैं, तो आप सब लोग अभी से ही उसके लिए लग जाइए। इसका नोटिफिकेशन 20 फरवरी के आसपास आ जाएगा। आयोग ने कल अपनी वेबसाइट में इसकी घोषणा कर दी है और 14 मई को आप ये 14 मई को जो एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीपीएससी का, उसमें ऑलरेडी इस डेट को यूपीपीएससी ने बता रखा है। अब हम देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले 31 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऊष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं और ये चारों के चारों कार्बन के अपर रूप हैं। फ्लोरीन भी, हीरा भी, कोयला भी, ग्रेफाइट भी। इनमें से ऊष्मागतिकी रूप से कौन है सबसे ज़्यादा? तो इसका जो आंसर है वो सही है, वो है डी, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। अगर हम इन चारों की बात करें तो ग्रेफाइन, फ्लोरीन, हीरा, कोयला, इसमें से कार्बन के दो तरह के अपर रूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वो होते हैं जिसमें कार्बन के जो परमाणु हैं वो एक पर्टिकुलर किसी कोण पर या बंध पर बंधे होते हैं। जैसे आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। जबकि कोयला, चारकोल वगैरह काजल, ये सारे अक्रिस्टलीय होते हैं अपर रूप। तो फ्लोरीन जो है इसमें लगभग 60 परमाणु होते हैं कार्बन के। हीरा तो सब कोई जानता ही है, हीरा आप लोग पहचानते हैं, मतलब पारदर्शी कार्बन होता है। कोयला खदान वगैरह में मिलता है, इसमें कोई कार्बन रहता है और कार्बन के साथ और भी अशुद्धियाँ रहती हैं, पर्टिकुलर पूरा कार्बन नहीं रहता है। 32 क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। हम सब वो बहुत सारे जो स्तनधारी हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, लेकिन कुछ स्तनधारी, कुछ क्या मतलब जो एकेडिना है आपका, वो अंडे देता है और ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, गिनी में। इसके अलावा जो जानवर हैं जिनको यहाँ मेंशन किया गया है, वो सभी के सभी जैसे लॉरिस है, लॉरिस आपका ये एशिया में ही पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। कंगारू फिर से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हैजॉग यूरोप में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है और एकेडिना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एकेडिना एक स्तनधारी है और जो वो अंडे देता है। कंगारू भी स्तनधारी है और ये इसके पास एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चे वगैरह को कैरी करता है। फिर 33 क्वेश्चन ये हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी की सभ्यता से के बहुत सारे उसके पुरास्थल हैं, वहाँ पे कहाँ से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 33 का डी, मोहनजोदाड़ो एवं लोथल। दो अलग अलग स्थल हैं ये, मोहनजोदाड़ो और लोथल। लोथल आपका गुजरात में है और मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। गुजरात में जो लोथल है वहाँ पर मिट्टी की नाव मिली है, मतलब मिट्टी की प्रतिकृति, मिट्टी के जैसे छोटे खिलौने होते हैं वैसी नाव मिली हुई है। जबकि मोहनजोदाड़ो में मोहरें मिली हुई हैं और उन मोहरों में एक में नाव का चित्र है। मतलब जो रियल नाव है ना वो लोथल से मिली है, ना ही मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पे मिट्टी की नाव जिसे हम मॉडल कह सकते हैं और यहाँ पे मोहरें जिसे हम चित्र बोल सकते हैं, वो प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें तो लोथल जो है वो भभुआ नदी के किनारे है गुजरात में और इसे बंदरगाह शहर भी कहते हैं सिंधु सभ्यता का। मतलब अभी पता नहीं कि बंदरगाह था कि नहीं, पर चूंकि वहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले, एक तो मिट्टी की नाव मिली है, दूसरा वो वहाँ पे कच्छ में है, समुद्र तट है वहाँ पे, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरी जो सभ्यताएं थी उस समय की, वहाँ की मुद्राएं मिली हुई हैं। इसलिए हम मानते हैं कि लोथल जो है बंदरगाह शहर रहा होगा और इसको मतलब माना भी जाता है ये कि बंदरगाह शहर रहा होगा। चूँकि वहाँ की अभी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है सिंधु सभ्यता की, इसलिए श्योरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 34 ये इसमें से सेंसस के ऊपर से यूपीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। 2011 की ही लास्ट सेंसस हुई है, 2011 के बाद भारत में कोई सेंसस नहीं हुई है अभी, तो उसी पे आधारित प्रश्न लगातार पूछता है। और इसमें से ये 4 नगर हैं
गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, इनको अवरोही क्रम, आप अवरोही और आरोही दो क्रम होते हैं। आरोही जैसे आपने पर्वतारोहण सुना होगा, तो आरोहण मतलब होता है ऊपर जाना और अवरोहण मतलब होता है नीचे आना, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हो गया तो अवरोहण, और आरोहण होता है मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना, मतलब नीचे कम से ज़्यादा की ओर जाना। तो ये अवरोही क्रम में पूछ रहा है। अवरोही क्रम का मतलब पहले में सबसे ज़्यादा बताना है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम मतलब लास्ट में। तो सबसे जो बड़ा शहर है इनमें से जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो है, इनमें दिए हुए विकल्पों में कानपुर है, और उसके बाद लखनऊ है बी, फिर लखनऊ डी, फिर गाज़ियाबाद है ए, और लास्ट में आपका आगरा है। इन सभी की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है। कानपुर की लगभग 29 लाख थी, मतलब अभी नहीं है, उस समय रही होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमें इसका आंसर देना है, ना कि वर्तमान अपने पास कोई डेटा एग्जैक्ट है भी नहीं। फिर 35वां क्वेश्चन है, इसमें सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, ये चारों आपके तट हैं, मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट और खंभात तट। इनमें से सही आंसर बताना है कि ज्वारीय शक्ति। हम सभी जानते हैं कि महासागर जो है वो ऊर्जा के स्रोत हैं। महासागर में बहुत सारी ऊर्जाएं महासागरों से प्राप्त होती हैं, और हम लोग उसको मतलब प्राप्त भी कर रहे हैं। और भारत का अगर देखा जाए तो 7,516 किलोमीटर लगभग समुद्र तट भी है। 7,516 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, और बहुत सारा स्कोप भी है जहाँ पे हम समुद्री ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर है वो आपका खंभात का तट है। और जो महासागरीय ऊर्जा के में मतलब जो हम पाते हैं वो ज्वारीय शक्ति ऊर्जा है। उसके अलावा हम तरंग ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, और भूतापीय ऊर्जा, ये सारे वहाँ ऊर्जा के स्रोत हैं जो महासागरों से प्राप्त हो सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग ज्वारीय शक्ति का अगर हम देखें तो जो संभावना जताई गई है वो 12,500 मेगावाट लगभग एनर्जी प्राप्त की जा सकती है ज्वारीय ऊर्जा से, और तरंगों से थोड़ा कम होगी। लेकिन अगर हम थर्मल एनर्जी जो वो तापीय ऊर्जा है उससे वो और ज़्यादा है, वो लगभग 1,80,000 मेगावाट हम प्राप्त कर सकते हैं अगर पूरा दोहन कर दिया जाए भारत में महासागरीय ऊर्जा का। तो सही उत्तर था खंभात तट। इसके बाद ये 4 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुई थी। चिटगांव षड्यंत्र केस 1930 में हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एक कमेटी की स्थापना, लीग नहीं है कमेटी है, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड ये 1929 में हुआ था। तो आप क्रम सजा सकते हैं इसी हिसाब से, सबसे पहले मतलब ए, फिर सी, फिर डी, और बाद में बी, ये क्रम रहेगा अगर हम कालानुक्रम अनुसार क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह वगैरह ने की थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। चिटगांव षड्यंत्र केस भारत में ही हुआ था, और इसमें सूर्य सेन थे क्रांतिकारी, उन्होंने किया था, और उनके साथ कुछ महिलाएं भी थीं, महिला क्रांतिकारी, वो ज़्यादा फेमस है, मतलब कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडियार। फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कमेटी की स्थापना हुई थी, और ये 1915 में हुई थी, और इसमें बर्लिन हिंदू कॉन्स्पिरेसी जो है इसी से जुड़ी हुई है। देन केंद्रीय असेंबली बम कांड, इसमें आप जानते ही हैं कि हमारे सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपको याद रखना है बटुकेश्वर दत्त, ना कि राजगुरु या सुखदेव, जो केंद्रीय असेंबली बम कांड से जुड़े हुए हैं। जब भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ करनी पड़ती है, और बम धमाका किया गया था असेंबली के अंदर, तो वो केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था। एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि भगत सिंह जी को फांसी जो हुई थी वो इस केस में नहीं हुई थी, वो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी, इसीलिए बटुकेश्वर दत्त को यहाँ फांसी नहीं होती है, सिर्फ भगत सिंह को होती है। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, वो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी, ना कि केंद्रीय असेंबली बम कांड में। केंद्रीय असेंबली बम कांड में भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है। इसके बाद है ये क्वेश्चन समाजशास्त्र से है, और यूपीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है। इनके थ्योरीज के बारे में वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इनमें 4 समाजशास्त्रियों के नाम दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन से रर्बनाइजेशन, ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से कौन बताता है। तो इनमें जो सही आंसर है वो है जीएस धुर्वे। जीएस धुर्वे को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है।
और इनकी थ्योरी है इसके बारे में, ग्राम्य नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह का आपने नाम सुना होगा, बाकी दो को मैं नहीं जानता हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर तो हैं समाजशास्त्री, इन्होंने डार्विन की थ्योरी जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है उसको आगे बढ़ाया था, विक्टोरियन एज में थे ये। उसके बाद निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से बाहर लाया गया था? ये पिछले वर्ष करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था और पिछले साल ही पूछा गया है 2022 में यूपीपीएससी में, अभी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लगातार। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हिमालय, गंगा, गोदावरी और यमुना। तो जो सही आंसर है वो गंगा है। इसके अलावा 2 और ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हिमालय था वो सियाचिन क्षेत्र, वो उसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो सियाचिन क्षेत्र को छुड़वाया गया था उसके कब्जे से। तो सियाचिन को कब्जे से छुड़वाने के लिए ऑपरेशन हिमालय चलाया गया था। ऑपरेशन गोदावरी और ऑपरेशन यमुना आई थिंक सिर्फ ऑप्शन देने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए आयोग ने दिए हुए हैं, इनका कोई पर्टिकुलर मुझे ऑपरेशन नहीं मिला। ऑपरेशन हिमालय मिला और ऑपरेशन गंगा मिला, जो दोनों मैंने आपको बता दिए। देने की ये बीमारी का नाम दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा का, और इससे क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क की बीमारी होती है, मस्तिष्क ज्वर होता है छोटे बच्चों में। तो बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस का कारण है, सॉरी। फिर 40वां क्वेश्चन है जो है इकोमार्क के बारे में। इकोमार्क के बारे में हम लोग जानते हैं, ये घड़े का जैसा एक स्वरूप बनता है, इसका चिन्ह होता है इकोमार्क का। और भारत में BIS उत्पादों को दिया जाता है, और इनको दिया जाता है जिनके उत्पादन में, मतलब जो उनका प्रोडक्शन होता है किसी भी उत्पाद का, उसके उत्पादन में पर्यावरण को कम से कम क्षति या क्षति ना पहुँचे, तो उसको हम इकोमार्क का साइन देते हैं। इकोमार्क मतलब होता है जो पर्यावरण से मित्रवत। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। और जिसके उत्पादन में पर्यावरण को कम से कम नुकसान या कम से कम ह्रास हो। और ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1991 में दिया गया था। और भारत में जो मंत्रालय है इसको देखने के लिए वो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।